सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 96 तक क्या जंग है? 88 से 94 तक की जंग है। 96 तो कर चुके हैं। चले आएगा। सबसे पहले सेक्शन 88। सेक्शन 88 किसकी बात करता है? द आंसर इज सेक्शन 88 बात करता है रजिस्टर्स की। डिफरेंट रजिस्टर्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। ओके, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं जो कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं? मैं कह सकता हूं हर कंपनी को बेसिकली 3 तरीके के रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसमें सेपरेट डिटेल आती है इक्विटी शेयर होल्डर की और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। ठीक है जी। आपके पास जो भी नोट्स अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो इस टाइम अपने रजिस्टर्स को सामने रखिएगा, और अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हुए, किसी से भी पढ़े हुए हैं तो उनके नोट्स को सामने रखिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं तो अपने स्टडी मटेरियल को सामने रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। जो लाइन मैं पढ़ रहा हूं उसको मार्क करते जाना बस स्टडी मटेरियल से। हाँ जी। एवरी कंपनी शेल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स। मेरी बुक अगर ले रखी है तो केतन फिर मेरे लिखवाने का फायदा क्या? वो मैंने हैंडराइटिंग चेक करवाई थी आपकी। चलिए, तो जो मुझसे पढ़े हुए अपनी कॉपीज रखिए सामने। तो हर कंपनी को कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे? पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सेपरेट डिटेल आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। सवाल उठा सर इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए सेपरेट रजिस्टर बनेगा? द आंसर इज नहीं। रजिस्टर एक ही रहेगा, बस उसी रजिस्टर में ये बता दिया जाएगा कि रामलाल जो है वो इक्विटी शेयर है और नत्थो जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। बस इतनी सी बात। ये भी बताया जाएगा कि ये मेंबर कहाँ रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, जिसमें डिवेंचर होल्डर की डिटेल बताई जाएगी। एंड तीसरा रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर का मतलब फॉर एग्जांपल एडीआर, जीडीआर, ऐसे होल्डर्स। ठीक है जी। कोई भी रजिस्टर जब बनेगा तो उसमें एंट्री कब होगी? देखो, कोई भी रजिस्टर में एंट्री करने से पहले स्टेप नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूव करेगा, या तो बोर्ड अप्रूव करेगा या उसकी कमेटी उसे अप्रूव करेगी। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमेटी उसे अप्रूव करती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री हो सकती है इन रजिस्टर्स में। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कमेटी उसे अप्रूव करती है। फिर स्टेप नंबर 2 कमेटी के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद विद इन 7 डेज रजिस्टर में एंट्री हो सकती है। ठीक है जी। अब अगली बात, ये रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन किया जाएगा? नॉर्मली कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ओके, तो क्या इन रजिस्टर्स की लोकेशन चेंज की जा सकती है? हाँ, लोकेशन चेंज हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर। सवाल उठा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन चेंज हो सकती है? अगर आपने पढ़ा हो तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता था, सेक्शन 128 में पढ़ा था। बट वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चर्चा थी। बट मैं जब इन रजिस्टर्स की बात करता हूं तो फिर ये रजिस्टर्स की लोकेशन चेंज करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है, और आप एसआर पास करके इसे कहां शिफ्ट कर सकते हैं? विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है वो रिजाइड्स करते हैं। जहां पे 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो कि इस रजिस्टर में आ रहे हैं वो रिजाइड्स करते हैं, उस शहर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? ओके, अगर मैं कहूं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से फॉर्मेट में बनता है, द आंसर इज रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है फॉर्म नंबर MGT1 के अंदर। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनता है फॉर्म नंबर MGT2 के अंदर। ठीक है जी। अब नॉर्मली कंटेंट, अगर मैं बात करूं कंटेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो ये याद करने वाला टॉपिक नहीं है, खुद भी बनाया जा सकता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या क्या आता है। मैं कहता हूं कोई भी 5 पॉइंट सोचो जो तुम्हारी अक्ल में आ रहे हो, जो तुम्हारे कॉमन सेंस में आ रहे हो, बस वही 5 पॉइंट होंगे। सोचो, नाम, शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितनी है, टाइप ऑफ शेयर होल्डर कौन सा, इक्विटी है या प्रेफरेंस है। खत्म हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे। इंडेक्स, क्या हर कंपनी में इंडेक्स बनाया जाता है? द आंसर इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स केवल तभी बनाया जाता है जब कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या 50 या 50 से ऊपर हो। यानी कि रिक्वायर्ड कब है?
जब मोर देन और इक्वल टू 50 हो, यानी कि रिक्वायर्ड नहीं है लेस देन 50 में, रिक्वायर्ड है 50 और 50 से ऊपर में। ठीक हो गई इतनी बात। चले फिर हम आते हैं फॉरेन रजिस्टर पे। जैसे मैं फॉरेन रजिस्टर पे आता हूं, मेरा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 88 सब सेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 7। अगर आपको सबसेक्शन याद ना हो तो चलेगा, सबसेक्शन याद नहीं है चलेगा, बट रूल नंबर याद हो ये जरूरी है फॉरेन रजिस्टर में, रूल नंबर 7। यस, तो सेक्शन 88 रेड विद सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल नंबर 7 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। याद रहेगी ये बात। चले सवाल उठा वो कौन सी कंपनियां हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें रजिस्टर जिन्हें फॉरेन रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। लॉ कहता है जी हर वो कंपनी जिसकी शेयर जिसने विदेशों में इशू किया हो, जिसने डिवेंचर्स विदेशों में इशू किया हो, या जिसके अदर सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया हो, विदेशों में हो, तो इन कंपनीज को ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, कंपनी को क्या इसकी सूचना आरओसी को भी देनी पड़ेगी? हाँ। कब कब देनी पड़ेगी? आरओसी को ये सूचना विद इन 30 डेज दी जाएगी। कहां से 30 डेज? जिस दिन ये रजिस्टर ओपन होंगे, जिस दिन कंपनी इन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करेगी, या जिस दिन कंपनी इनकी लोकेशन चेंज करेगी, तो विद इन 30 डेज कंपनी को इनकी सूचना आरओसी को देनी पड़ेगी। 30 डेज कहां से? जिस दिन कंपनी इन रजिस्टर को ओपन करेगी, जिस दिन कंपनी इन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करेगी, या जिस दिन कंपनी इन रजिस्टर की लोकेशन चेंज करेगी। कौन से रजिस्टर? जो कि फॉरेन में मेंटेन है। कब मेंटेन हुए होंगे? क्योंकि फॉरेन में कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, फॉरेन में कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं, फॉरेन में कंपनी के अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या मैं कह सकता हूं, ये जो कंपनी का मेन रजिस्टर जो है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे गए हैं, ये भी उसी फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। यस, ये जो इंडिया में रजिस्टर हैं, ये जो इंडिया में रजिस्टर हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल रजिस्टर। ये क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल रजिस्टर कहलाते हैं। तो ये जो फॉरेन रजिस्टर कंपनी ने बनाए हैं, कैन आई से दे आर द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर ऑफ द कंपनी? यस। तो फिर इसलिए सेम फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। द आंसर इज यस। इनफैक्ट लॉ कहता है अगर कोई भी एंट्री होती है इन फॉरेन रजिस्टर्स के अंदर, अगर कोई भी एंट्री होती है तो उस एंट्री की कॉपी जो है वो इंडिया में भी भेजी जाएगी। कहां पर? इन प्रिंसिपल रजिस्टर में। जो हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर इंडिया में मेंटेन है उसमें भी एक कॉपी उसमें एंट्री की जाएगी। इनफैक्ट फॉरेन रजिस्टर की पूरी कॉपी एक इंडिया में भी रखी जाएगी और उस फॉरेन रजिस्टर में भी 15 दिन के अंदर एंट्री कर दी जाएगी। यानी कि विद इन 15 डेज कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी ट्रांसफर होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में भी, और कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करेगी, डुप्लीकेट कॉपी भी इसकी मेंटेन करेगी। अगली बात, फॉरेन रजिस्टर में जब भी कोई एंट्री होगी तो उस एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, यानी कि उसको साइन करके अप्रूव कौन करेगा कि हाँ जी ये एंट्री सही है? आंसर इज सीएस। और अगर सीएस नहीं करेगा तो फिर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने किसी व्यक्ति को ऑथराइज करेंगे इस पर्पज से, तो जिसे भी ऑथराइज करेंगे वो करेगा। तो यानी कि सीएस और द पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये था जी हमारा सेक्शन नंबर 88। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन नंबर 89। ये क्या कहता है? सेक्शन 89 जिसका नाम है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कॉपी एंड डुप्लीकेट सेम है ना? हाँ जी। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने शेयर खरीदे कुंदन को पैसे देकर, कुंदन के नाम मैंने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए और कुंदन ने जाके रिलायंस के शेयर खरीदे। अब रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आया होगा? कुंदन का, बट पैसा किसका लगा हुआ? मेरा। तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर। कुंदन कौन है? रजिस्टर्ड ओनर। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने अपने पैसे से किसी और का नाम लिखवाया है तो आप बेनिफिशियल ओनर हो और जिसका नाम लिखा है वो रजिस्टर्ड ओनर है। तो ये सेक्शन कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज रजिस्टर्ड ओनर कि वो कंपनी को पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल दें। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ओनर क्या बताएगा कि मैं केवल रजिस्टर्ड ओनर हूं, पैसा किसी और का लगा हुआ है। कैसे बताएगा? फॉर्म नंबर MGT 4 में कंपनी के पास जमा कराएगा। कितने दिन में? 30 डेज में।
अगर मान लीजिए उसमें कोई भी चेंज होता है उसके इंटरेस्ट में, पहले उसके पास 10 लाख शेयर थे, आप 11 लाख के शेयर हो गए हैं, तो भी उसे बताना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ एनी सच चेंज। वो अगेन कंपनी को फॉर्म नंबर MGT4 के अंदर बताएगा। ठीक है, ये काम कौन करेगा? रजिस्टर्ड ओनर। ये काम रजिस्टर्ड ओनर करेगा। रजिस्टर्ड ओनर मतलब जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है, वो ये डिक्लेरेशन देगा। ठीक है, परंतु अब मैं आता हूं बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन पे। बेनिफिशियल ओनर भी डिक्लेरेशन देगा, यस, कौन से रजिस्टर में? फॉर्म नंबर MGT5 के अंदर। कितने दिन में डिक्लेरेशन देगा? विद इन 30 डेज, यानी कि विद इन 30 डेज MGT5 में बेनिफिशियल ओनर भी डिक्लेरेशन देगा। सिमिलरली अगर इसके इंटरेस्ट में भी कोई चेंज होता है तो ये भी विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज डिक्लेरेशन देगा, अगेन फॉर्म नंबर MGT5। ये कौन डिक्लेरेशन देगा? बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एवरी पर्सन हैविंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द कंपनी, बट जो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, क्लियर हो गई थी बात? आगे फिर आता है बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट की आप डेफिनेशन कर रहे हैं, न केवल ये सेक्शन 89 के लिए है, बल्कि ये सेक्शन 90 पे भी यही डेफिनेशन अप्लाई होती है। तो ये डेफिनेशन सेक्शन 89 प्लस 90 दोनों के लिए है। क्या कहती है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इंक्लूड्स द राइट्स और एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन। दोबारा पढ़िएगा, याद करने की कोशिश करनी है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इंक्लूड्स द राइट्स और एंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन। राइट मतलब आपका अधिकार, एंटाइटलमेंट मतलब आपका अधिकार। किस चीज पे अधिकार है? या तो अकेले या किसी के साथ मिलकर। टू, वो सारे राइट एक्सरसाइज करने का जो शेयर्स के रिस्पेक्ट में मिलते हैं। शेयर्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन से राइट्स मिलते हैं? शेयर्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन से राइट्स मिलते हैं? बोनस, राइट शेयर्स, ये सारे अधिकार। और दूसरा, रिसीव और पार्टिसिपेट इन एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स। रिसीव और पार्टिसिपेट इन डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स। तो ये कौन कहलाते हैं? बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ये क्या कहलाता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़े। एग्जम्पशन। अब आते हैं एग्जम्पशन पर। कहता है जी म्यूचुअल फंड हो गए या वेंचर कैपिटल फंड हो गए, तो ये तो करते ही यही है, पैसा आपसे लगाते हैं और अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो क्या इन्हें भी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? द आंसर इज नहीं, क्योंकि इनको तो अलाउ है। सेबी पीछे बैठा है, RBI पीछे बैठा है, इनका तो काम ही यही है, तो इनके लिए अलाउ है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड और सच अदर फंड एज में बी अप्रूव्ड बाय द सेबी नीड नॉट फाइल द डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इसने इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने उठा के कंपनी के शेयर खरीदे। बेनिफिशियल ओनर कौन है? इन्वेस्टर्स। और रजिस्टर्ड ओनर कौन है? म्यूचुअल फंड। बट डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई थी बात? आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी, अगर ये डिक्लेरेशन ना दी तो पेनल्टी वैसे तो है 50,000 रुपए, और अगर कंटिन्यू फेलियर है विद अ फर्दर पेनल्टी अप टू 1,000 रुपीज फॉर ईच डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। बट अगर पेनल्टी याद नहीं भी कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 90 के, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। वेंचर फंड होते हैं ऐसे फंड जो कि कंपनीज में पैसा लगाते हैं, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि आज शेयर मार्केट इसलिए गिरी क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर MGT3 है ये। हाँ जी, ये सुनते रहते होंगे कि आज मार्केट इसलिए गिरी क्योंकि इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया। यस, ये कौन होते हैं? वेंचर कैपिटल फंड के रूप में लाते हैं पैसा। ठीक है, चलो फिर आते हैं रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, एक जरूरी सूचना वो ये
कि कल एमसीक्यू टेस्ट है इसी सेक्शन के ऊपर 88 to 94 का। हाँ जी, कल सेक्शन 88 to 94 का टेस्ट है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये है सुबह 10 बजे। दोबारा बोल रहा हूं, कल 88 to 94 का टेस्ट है एंड ये जो टेस्ट है ये सुबह 10 बजे होगा, 10 से 11 बजे तक। कॉम्बैट तो 12 बजे है ना, हमारा टेस्ट 10 बजे है। तुली सर से कर दिया क्लैश, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से माफी मांग लेना उनसे। तो 11:30 के बाद है अटैक ऑन टाइटन, तेरा कुछ होना नहीं है, तू बस ऐसे ही है, क्लासेस में चप्पल पहन के पजामे पहन के घूमने आता बस। आगे बढ़ते हैं। बाय हुम? सबसे पहला सवाल, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? लॉ कहता है जी हर वो इंडिविजुअल जो या तो एक्टिंग अलोन या किसी और के साथ मिलकर या किसी ट्रस्ट के रूप में होल्ड करता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट कम से कम 25% का और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी में या फिर जो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है कंपनी में। अब ये लिखा है सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब, वो परसेंटेज क्या है? वो ये है, सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रेस्क्राइब। यानी कि लॉ मेकर ने लिखा या तो 25% या फिर वो परसेंटेज जो हम बाद में प्रेस्क्राइब करेंगे। तो यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वो परसेंटेज जो ये बाद में प्रेस्क्राइब करेंगे। वो क्या है? वो ये है। तो यानी कि मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन ये जरूर लिखनी है। अगर हालांकि डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आपको शुरुआत उसी से करनी है, बट ये जरूर लिखना है कंपनीज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल्स 2019, क्योंकि इसके बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं मार्क्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है। तो ये क्या कहते हैं? देखो जी, 88, 89 और 90 में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है? 89 कहता है कि अगर आपने 100 रुपए के भी शेयर खरीदे हैं और नाम अपना नहीं किसी और का लिखवाया है तो 89 में आ जाओगे। बट 90 कहता है आप एक सर्टेन परसेंटेज के बाद ही सेक्शन 90 में आओगे। एक सर्टेन परसेंटेज के बाद ही सेक्शन 90 में आओगे, और वो परसेंटेज क्या है वो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं। ये कहता है जी कोई भी इंडिविजुअल या तो अलोन या किसी और के साथ मिलकर या थ्रू और वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट, ओके, पोसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट इन द रिपोर्टिंग कंपनी। अगर इनमें से कोई भी राइट अगर रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर तुम रखते हो, रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब जिस कंपनी के रिस्पेक्ट में आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन देने जा रहे हो वो, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल या तो अकेला या दुकेला या किसी और के साथ मिलकर अगर प्रोसेस करता है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट इन द रिपोर्टिंग कंपनी, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट इन द रिपोर्टिंग कंपनी जी, रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब जिसके अंदर आप ये राइट होल्ड करते हो। हाँ जी, क्या होल्ड करते हो? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर वर्ड इनडायरेक्टली। देखो, अगर आप डायरेक्ट होल्डिंग रखते होते तो आप रजिस्टर्ड ओनर वैसे ही होते और बेनिफिशियल ओनर भी आप होते, तब तो ना मैं 89 पढ़ता ना मैं 90 पढ़ता। मगर मैं ये दोनों सेक्शन क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि आपने पैसा लगाया है मगर अपना नाम नहीं लिखवाया। पैसा आपका लगा हुआ है और नाम आपका नहीं लिखा हुआ। 89 में चलो आपके पास थोड़े बहुत शेयर थे तो 89 की डिक्लेरेशन दे दी, बट यहां पे आपके पास सब्सटेंशियल शेयर है, तो इसलिए आप एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन में आ रहे हैं। तो इसलिए क्या वर्ड आया इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब आपने सीधा नहीं लगाया, आपने घुमा के किसी और के थ्रू लगवाया है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली होल्ड करता है
या फिर डायरेक्ट होल्डिंग के साथ मिलाकर, मतलब इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्टली दोनों मिलाकर, ओके, होल्ड करता है। कितना होल्ड करता है? कम से कम 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, या फिर कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके। तो आप क्या माने जाओगे? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने जाओगे। ग्रेट। हैज द राइट टू रिसीव, हैज द राइट टू रिसीव थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग अलोन और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग, अगेन या तो इनडायरेक्ट होल्डिंग या फिर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट के थ्रू आपके पास राइट है किस चीज को रिसीव करने का? कम से कम 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कम से कम 10% ऑफ द डिविडेंड रिसीव करने का अगर आपके पास अधिकार है, कम से कम 10% ऑफ द डिविडेंड रिसीव करने का अगर आपके पास अधिकार है, तो भी आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने जाओगे। तो अभी तक क्या आया? 10% ऑफ द शेयर्स, 10% ऑफ द वोटिंग राइट, 10% ऑफ द डिविडेंड, ये आया इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अलोंग विद डायरेक्टली, ठीक है। लास्ट, अगर आपके पास राइट टू एक्सरसाइज इन एनी मैनर अदर देन द डायरेक्ट होल्डिंग अलोन, केवल डायरेक्ट होल्डिंग को छोड़कर, अच्छा केवल डायरेक्ट होल्डिंग को छोड़कर बाकी क्या बचा? केवल इनडायरेक्ट होल्डिंग या फिर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट होल्डिंग, यही बचे। केवल इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अलोंग विद डायरेक्ट होल्डिंग। आपके पास अधिकार है किस चीज का? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का या कंट्रोल का। तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने जाओगे। एक बार आंखें बंद करो और आंखें बंद करके मुझे पूरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन रिकॉल अपने मन में करो। मन में करने के बाद फिर मुझे लिख के देना डन का मैसेज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो फटाफट, अपने मन में करो, शाबाश। अगर आज यही याद कर ली तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इतनी देर से ऐसे ही बोली जा रहा था मैं। चलो जी, अगर पढ़ लिया हो तो एक बार मेरे साथ अब रिकॉल करो दोबारा। मैंने कहा जी सबसे पहले एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्या कहती है? एक्ट कहता है कि एवरी इंडिविजुअल, तो या तो अकेला या किसी और के साथ मिलकर या किसी ट्रस्ट के साथ मिलकर कम से कम 25% का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, या फिर सच अदर परसेंटेज एज में भी प्रिस्क्राइब होल्ड करता है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, या फिर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। मैंने कहा जी सबसे बड़ा शब्द मेरे लिए है सच अदर परसेंटेज एज पे भी प्रिस्क्राइब, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने कहा जी सच अदर परसेंटेज कितनी है, ये बात पता लगती है कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल 2019 के द्वारा। अब ये रूल क्या कहते हैं? असल में डेफिनेशन ये है जो अब रूल में लिखी गई है, क्योंकि एक्ट में तो लिखा 25% और सच परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब, तो अब वो परसेंटेज प्रिस्क्राइब क्या वो ये है। तो कहता है जी एनी इंडिविजुअल जो या तो अकेला या दुकेला या किसी और के साथ मिलकर पोसेस करता है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इन द रिपोर्टिंग कंपनी। कौन कौन से राइट? पहला, होल्ड करता है इनडायरेक्टली
और along with any direct holding कम से कम 10% ऑफ द शेयर या फिर कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग राइट। दूसरा, उसके पास राइट टू रिसीव है इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अलॉन्ग विद द डायरेक्टली कम से कम 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पाने का 10% का अधिकार है। फिर उसके पास राइट है एक्सरसाइज करने का अदर देन डायरेक्टली अलोन, यानी कि डायरेक्टली अलोन को छोड़कर। डायरेक्टली अलोन के अलावा क्या बचा? इनडायरेक्टली अलोन या फिर इनडायरेक्टली अलोंग विद द डायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है ना, सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता था, बट लॉ मेकर ने फैंसी वर्ड यूज करना ही डिसाइड किया। तो यानी कि डायरेक्टली अलोन को छोड़कर उसके पास अधिकार है क्या कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अलोंग विद द डायरेक्ट अलोंग विद एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का अधिकार है या फिर उसके पास कंट्रोल एक्सरसाइज करने का अधिकार है। तो इन केसेस में माना जाएगा कि वो उसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है। ठीक है जी, आगे अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल होल्ड नहीं करता कोई भी राइट और एंटाइटलमेंट इनडायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली नहीं होल्ड करता, मतलब इनडायरेक्ट आपकी होल्डिंग है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने ही नहीं जाओगे। आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने ही नहीं जाओगे। यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल दो बार आया है, यस, एक बार एक्ट की डेफिनेशन में, एक बार रूल की डेफिनेशन में, क्योंकि इफेक्टिव रूल की डेफिनेशन है ना, तो दोबारा लिखना जरूरी था। आगे अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या आया, जो अभी वर्ड आया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर है द पावर टू पार्टिसिपेट, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में या कंपनी के ऑपरेटिंग डिसीजंस में, बट आपके पास कंट्रोल नहीं है पॉलिसीज का, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल या कंपनी के ऑपरेटिंग डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अधिकार तो है, बट आपके पास कंट्रोल नहीं है, इन पॉलिसीज का कंट्रोल नहीं है। समझ आया? बढ़ सकते हैं आगे, चले। अब सवाल उठा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या होती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या होती है? कोई भी इंडिविजुअल जो कि कोई भी राइट या एंटाइटलमेंट, कोई भी राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली होल्ड करता है, तो वो तो एसबीओ माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली होल्ड करते हो तो फिर आपको ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत क्या है, आप तो वैसे ही ठीक ठाक हो। ये तो डिक्लेरेशन ऐसे लोगों के लिए है जो कि पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, सामने नजर नहीं आ रहे। इनको पर्दे के पीछे से छिपा छिपा के आगे लाने के लिए ये सेक्शन बने हुए हैं 89 और 90। तो इसलिए अगर आपकी डायरेक्ट होल्डिंग है तो इस सेक्शन में आने की जरूरत ही क्या, कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो तभी आएंगे जब आपके पास इनडायरेक्ट होल्डिंग है या इनडायरेक्ट अलोंग विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग है। ठीक है ना। तो अब सवाल उठा डायरेक्ट होल्डिंग मानी कब जाती है? इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द क्राइटेरिया। पहला, the shares in the relevant company are held in the name of such individual। तो यानी कि ये जो शेयर्स हैं रेलेवेंट कंपनी के, ये इस इंडिविजुअल के नाम पे है। दूसरा, द इंडिविजुअल होल्ड और एक्वायर अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 2। तो यानी कि इस इंडिविजुअल ने बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया था, मगर उसकी डिक्लेरेशन ये ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो जैसे ही आपके पास कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट था प्लस डिक्लेरेशन आपने 89 सबसेक्शन 2 में फॉर्म नंबर MGT 5 के अंदर सबमिट कर दी, तो इसका मतलब अब आपकी वो डायरेक्ट होल्डिंग मान ली जाएगी। तो यानी कि डायरेक्ट होल्डिंग कब कब है? पहला, जब आपके पास शेयर्स अपने नाम पे ही हैं, और दूसरा, जब आपके पास आप बेनिफिशियल ओनर थे परंतु आपने साथ में डिक्लेरेशन दे दी है। तो फिर इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कब मानी जाती है? इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग तब मानी जाती है जब कोई शेयर होल्डर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो HUF है, वो पार्टनरशिप है, वो ट्रस्ट है, या फिर वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कब मानी जाती है? जब कोई शेयर होल्डर बॉडी कॉर्पोरेट है, HUF है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, या फिर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। कोई पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब जहां पे पैसा उठा के अब लगाया जाएगा किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट्स में लगाया जाएगा। आगे, ओनर्स ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी। अब लॉ कहता है हर रिपोर्टिंग कंपनी की ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, यानी कि इन छुपे हुए चूहों को बाहर निकालना। अब इनको इनके बिलों से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? क्या कोई तरीका है कंपनी के पास इन चूहों को बिलों से बाहर निकालने का? लॉ कहते हैं कंपनी अब यह तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है।
द ड्यूटी इज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी कि आप ही ढूंढो इन्हें और पकड़ पकड़ के बाहर निकालो इन्हें। कंपनी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम जिसके ऊपर भी तुम्हें कंपनी शक है, दोबारा बोलता हूं, जिसके ऊपर भी कंपनी तुम्हें शक है कि ये है ड्रामेबाज, तो उसे नोटिस दीजिए फॉर्म नंबर BN4 के अंदर, ठीक है। उसे बेन 4 के अंदर डिक्लेरेशन दीजिए। हाँ शिवांजलि आएगा भी। टू एनी पर्सन हु द कंपनी नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव, बेन 4 के अंदर नोटिस दीजिए उसे जिसके बारे में कंपनी आपको पता हो, क्या पता हो, कि यही तो है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जिसके बारे में भी तुम्हें पता हो, या फिर जिसके बारे में तुम्हें पता हो कि ये बेशक नहीं है मगर इसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की जानकारी जरूर है। दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये दया टाइप है, इसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की जानकारी जरूर है। नेक्स्ट, या फिर ये ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है, सॉरी, हैविंग नॉलेज ऑफ एसबीओ और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज, मतलब या तो इसे जानकारी है या जानकारी होने की संभावना है, या तो जानकारी है या इसको जानकारी होने की संभावना है। और तीसरा, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल रहा है पिछले 3 साल में कभी भी, बट एसबीओ के रूप में इसने रजिस्टर्ड नहीं कराया था, तो कंपनी नोटिस देगी फॉर्म नंबर बेन 4 के अंदर, बेन मतलब बेनिफिशियल ओनर का, फॉर्म नंबर 4 के अंदर। बेनिफिशियल ओनर के फॉर्म नंबर 4 के अंदर डिक्लेरेशन दी गई कंपनी, जिसके पास भी कंपनी के पास रीजन टू बिलीव है जिसके बारे में कि यही सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, या फिर जिसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है उसकी नॉलेज है या नॉलेज होने की संभावना है, या फिर जो फिर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रह चुका है कंपनी के पास पिछले 3 साल में कभी भी, परंतु जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। अब क्या होगा, कंपनी फॉर्म मेंटेन करेगी, एक फॉर्म नंबर बेन 3 के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। अब इस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा, मेंबर्स आके इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स में, ऑन एनी वर्किंग डे एट सच रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स। मेंबर चाहे तो इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस रजिस्टर को, जो कि फॉर्म नंबर BN3 के अंदर मेंटेन किया गया था। कंपनी ने नोटिस दिया उस बंदे को कि बोल दे तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल हो रहा है, उसने कहा कुछ नहीं कह रहा वो। अब क्या करेंगे, नोटिस में दिया हुआ पीरियड एक्सपायर हो गया, तो जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर होगा, कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर होगा, कंपनी पीरियड एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल की शरण में जाएगी और कहेगी ट्राइब्यूनल ये बंदा ड्रामा कर रहा है, शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब अब इन शेयर्स की राइट रिस्पेक्ट में ना कोई वोटिंग राइट होगा, ना इनका ट्रांसफर हो सकता है। ट्राइब्यूनल के पास जैसे ही एप्लीकेशन जाएगी, ट्राइब्यूनल दोनों पार्टीज को सुनवाई का मौका देगा और फिर विद इन 60 डेज रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देगा कि आज के बाद ये शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि ना तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ना इनके रिस्पेक्ट में कोई अब राइट ही एक्सरसाइज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिक्लेरेशन बाय द एसबीओ। डिक्लेरेशन बाय द एसबीओ, अगर आप मान लीजिए कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, हर वो इंडिविजुअल जो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है किसी भी रिपोर्टिंग कंपनी में, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डिक्लेरेशन फाइल करे कंपनी को फॉर्म नंबर बेन 1 के अंदर विद इन 90 डेज। और जब वो डिक्लेरेशन फाइल कर देगा कंपनी के पास, तो कंपनी इस डिक्लेरेशन को आरओसी के पास फाइल करेगी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इट। यानी कि अगर आप कंपनी के सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फॉर्म नंबर बेन 1 के अंदर कंपनी को आप डिक्लेरेशन फाइल करो कि कंपनी मैं हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और रिपोर्टिंग कंपनी उसको 30 दिन के अंदर किसको, आरओसी के पास फाइल कर देगी। अगर मान लीजिए आज की डेट में आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, बट फ्यूचर में चलकर आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनते हो, या फिर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने के बाद आपका इंटरेस्ट कुछ चेंज होता है, फॉर एग्जांपल या तो कम हो जाता है या और ज्यादा हो जाता है, अगेन आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी रिपोर्टिंग कंपनी को और फॉर्म नंबर बेन 1 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ सच एक्विजिशन और चेंज। फटाफट इस पॉइंट को, डिक्लेरेशन वाले पॉइंट को गो थ्रू करो और मुझे डन का मैसेज दो।
गो थ्रू करो और डन का मैसेज दो। डन है। चले लास्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे 30 देने वाला पॉइंट ये है कि वो जो एसबीओ ने कंपनी को डिक्लेरेशन दी होगी और कंपनी इस डिक्लेरेशन को आरओसी के पास जमा कराएगी विद इन 30 डेज। चले नेक्स्ट पॉइंट। ये सेक्शन कुछ जगह पे नहीं लगता है। कब? वेयर द शेयर्स ऑफ द रेलेवेंट कंपनी आर हेल्ड बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। दूसरा, होल्डिंग कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब के द्वारा, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, इनके द्वारा। तो यानी कि इन सबको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, चाहे बेशक ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, तो इन सबको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में। आई डोंट थिंक, अगर आपने लिखी हुई है तो रहने दीजिएगा, बट नहीं लिखा हो तो इसे नोट कर लेना। चाहे सेक्शन 89 हो या 90 हो, दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे। शर्त यह है कि गवर्नमेंट कंपनी ने 137 या 92 का डिफॉल्ट ना किया हो। चाहे 89 हो या 90 हो, दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे। उस गवर्नमेंट कंपनी पे जिसने सेक्शन 137 या 92 का डिफॉल्ट ना किया हो, उस गवर्नमेंट कंपनी पे दोनों अप्लाई नहीं होंगे। लिख लो फटाफट। लिखने के बाद डन का मैसेज दो। जी बताइए, कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आता है हमारा अगला सेक्शन, जिसका नाम है सेक्शन 91, जो बात करता है क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर की या क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर की। इस सेक्शन के पहले का बेस क्या है? बेस ये है जी कि मान लीजिए मिस्टर एक्स जिनके पास 10,000 शेयर थे, मिस्टर वाई को अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दो तरीके के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, एक शेयर सर्टिफिकेट प्लस फॉर्म नंबर SH4। अब सवाल ये उठा कि अगर ये AGM की डेट है और इस दिन नोटिस जाना है, तो अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के पास यहां पर पहुंचे या फिर यहां पर पहुंचे तो क्या होगा? तो मीटिंग के अंदर, AGM के अंदर सारे अधिकार किसको मिलेंगे? ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को? ये सारा मेरा सवाल है। इन बोथ केसेस हु शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स? तो इसका समाधान सेक्शन 91 देता है।
वो कहता है ऐसा है कि हम सबसे पहले ना एक रिकॉर्ड डेट असर्टेन करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले एक रिकॉर्ड डेट निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। सारे बेनिफिट शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, उस शेयर होल्डर को जो कि रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर है। ठीक है। इनफैक्ट रिकॉर्ड डेट के बाद कंपनी जनरल मीटिंग होने तक अब किसी ट्रांसफर को रजिस्टर्ड भी नहीं करेगी। ओके, ठीक है जी। तो ये रिकॉर्ड डेट कब लाई जाती है? देखो जी, अब नॉर्मली होता क्या है कि ये एजीएम है, ये नोटिस है। मेन दिक्कत आती है एजीएम के केस में, क्योंकि डिविडेंड भी एजीएम में मिलता है, बोनस भी एजीएम में मिलते हैं, राइट शेयर्स भी एजीएम में मिलते हैं। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, एजीएम से 30 दिन पहले अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर देती है, यानी कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देती है। तो एजीएम के लिए 30 दिन और ईजीएम के लिए बैलेंस दिन रखे जाते हैं। बैलेंस कितने, मतलब ओवरऑल होता है 15 दिन, तो बैलेंस के लिए बचे कितने, 45 - 30 = 15 दिन ईजीएम के लिए। ये खेल चलता है रियल वर्ल्ड में। अब सेक्शन 91 इसको कैसे कहता है? उसने नहीं लिखा हुआ कि एजीएम में 30 दिन, ईजीएम में बाकी दिन, ऐसे नहीं लिखा हुआ। उसने लिखा है एक बार में 30 दिन, पूरे साल के लिए 45 दिन। एक बार में 30 दिन, पूरे साल के लिए 45 दिन। ओके, ये सेक्शन कब यूज होगा? ना केवल क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए, बल्कि क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी ये सेक्शन यूज होगा। तो यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर दोनों की क्लोजर के लिए ये सेक्शन यूज होगा। ओके, अब सवाल उठा, कंपनी जब भी आप ये रजिस्टर बंद करोगे तो क्या इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी? हाँ, सूचना देनी पड़ेगी। मेंबर को सूचना तो दोगे कम से कम 7 डेज, कम से कम 7 दिन पहले। कैसे दोगे सूचना? 2 ऑप्शन है, या तो इंडिविजुअल नोटिस दे दो और या फिर पब्लिकेशन कर दो। कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है? सोच के देखो कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं कह सकता हूं जहां तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सवाल है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सही रहेगा कि हर मेंबर को इंडिविजुअली सर्व कर दो, यानी कि फिर कोई पब्लिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बट जहां तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सवाल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सही रहेगा कि आप इसे पब्लिश कर दो कम से कम 7 दिन पहले। अच्छा, पब्लिश कहां करें? एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिसकी वाइड सर्कुलेशन हो। वर्नैक्युलर कौन सा? वर्नैक्युलर उस प्लेस का जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, और साथ में ही प्लस 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 ध्यान रखना, इसे वेबसाइट पे भी कंपनी की पब्लिश कर देना, अगर वेबसाइट है तो। अगर वेबसाइट है तो। ये था हमारा सेक्शन 91। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। 91 के बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 92, जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है। क्या हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? हाँ, हर कंपनी को फाइल करनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर? एजीएम प्लस 60 डेज के अंदर। अगर एजीएम नहीं हुई तो फिर लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड प्लस 60 डेज। तो जिस दिन लास्ट ड्यू डेट थी एजीएम की, ये कैसे निकलती है? सेक्शन 96 में निकाली थी सेक्शन 96 में निकाली थी ड्यू डेट ऑफ एजीएम। तो लास्ट ड्यू डेट प्लस 60 डेज वहां पे, अगर एजीएम नहीं हुई तो, और हुई तो एजीएम के 60 डेज के अंदर। ओके, ठीक है जी। हालांकि सवाल ज्यादातर बनेगा जब भी इसके ऊपर आएगा तो या तो सिग्नेचर्स के ऊपर आएगा या एमसीक्यू आएगा। चांसेस 1% ये भी हो सकते हैं कि वो कंटेंट पूछ ले एनुअल रिटर्न का, कि कोई 4 या 5 कंटेंट बताइए। एनुअल रिटर्न के कोई 4 या 5 कंटेंट आपसे पूछ सकता है, तो क्या बताओगे? इसमें कंपनी की लायबिलिटी आती है। इसमें कंपनी की लायबिलिटीज की डिटेल आती है। इसमें बताया जाता है कि मेंबर्स की कितनी मीटिंग हुई, बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई, बोर्ड की कितनी कमिटीज की मीटिंग हुई, और उनमें कौन कौन अटेंडेंस रहा बोर्ड की मीटिंग में, और या फिर बोर्ड की डिफरेंट कमिटीज। अच्छा, बोर्ड की डिफरेंट कमिटीज, एग्जांपल सीएसआर कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये सब बोर्ड की कमिटीज हैं। तो फिर उनमें कितने लोग आए,
अच्छा, मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स की डिटेल पिछले साल से इस साल की तुलना में, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। शेयर्स की, डिवेंचर्स की और अदर सिक्योरिटीज की डिटेल। प्रमोटर्स का नाम, यस, प्रमोटर्स का नाम, डायरेक्टर्स का नाम, केएमपी का नाम, अलॉन्ग विद द चेंजेस देयर इन फ्रॉम द क्लोज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्टर्स और केएमपी की रेम्यूनरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज की डिटेल। कोई 4 या 5 पॉइंट याद करने हैं, आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे को लगता है एक सवाल जो इस पे बन सकता है वो है सिग्नेचर्स ऑन द एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न पे किसके सिग्नेचर्स होते हैं? देखो जी, अगर तो 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी की बात करूं तो सिग्नेचर्स होने चाहिए सीएस के, और अगर कोई सीएस नहीं है तो फिर डायरेक्टर के, एक डायरेक्टर, बस एक डायरेक्टर, ठीक है जी। 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को छोड़ दो, उनके अलावा बाकी सभी केसेस में या तो डायरेक्टर प्लस सीएस, इंडेप्टनेस मतलब लायबिलिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ जी, डायरेक्टर प्लस सीएस के, और अगर कोई सीएस नहीं है तो फिर सीएस इन प्रैक्टिस के साइन करवा लेना। अगर कोई सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस के साइन करवा लेना, बट डायरेक्टर के जरूर होंगे। तो डायरेक्टर प्लस सीएस, सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस, ठीक है। डायरेक्टर मतलब एक ही डायरेक्टर, ये भी ध्यान रखना, ओके। कब तक फाइल हो जानी चाहिए? विद इन 60 डेज एजीएम से। एजीएम नहीं हुई तो फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विद द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। फॉर्म फॉर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में भरी जाती है? फॉर्म नंबर MGT 7। ये एमसीक्यू पर्पस से पूछे जाने के चांसेस हैं बहुत इसके। फॉर्म नंबर MGT 7, ठीक है जी। चले आगे। साइनिंग इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। जी, सीएस कंपनी का एम्प्लॉय वाला अगर है तो साइनिंग इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। जी, अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूं या फिर मैं उन कंपनियों की बात करूं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, तो एनुअल रिटर्न पे साइन तो होंगे ही होंगे, साथ में एक सर्टिफिकेट भी आएगा फॉर्म नंबर MGT 8 के अंदर। साइन तो होंगे ही होंगे, साथ में सर्टिफिकेट अलग आएगा फॉर्म नंबर MGT 8 के अंदर। किसके द्वारा? सीएस इन प्रैक्टिस के द्वारा, जो इस बात को सर्टिफाई करके देगा कि कंपनी ने इसके ऊपर लगने वाले सभी कानूनों का पालन कर लिया है। कंपनी ने कंपनी के ऊपर लगने वाले सभी कानूनों का पालन कर लिया है। बोलो ना हाँ। तो शैल बी सर्टिफाइड बाय सीएस इन प्रैक्टिस डिस्क्लोजिंग कि कंपनी ने सभी कानूनों का पालन कर लिया ना, कि साइन तो होंगे, साथ में सर्टिफिकेट MGT 8 में अलग आएगा। इन एडिशन टू सिग्नेचर्स अबव, जो ऊपर सिग्नेचर हैं वो तो होंगे ही होंगे, बट उसके अलावा ठीक है। आगे अब सवाल उठा, ये रजिस्टर हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, इसे कहां पे रखा जाता है? सेक्शन 94 अब इसकी बात करता है। ये सारे रजिस्टर्स कहां पे मेंटेन किए जाते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर। कहां पर मेंटेन किए जाते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर, ओके। फिर लॉ कहता है कि अगर मैं बात करूं ये रजिस्टर और रिटर्न की, तो ये केप्ट की जा सकती है एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहां पे कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो कंपनी के रजिस्टर में रहते हैं वो रिजाइड्स करते हैं। यही बात सेक्शन 88 में भी लिखी थी, मगर पास क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है, सेक्शन 88 जो था वो कहता था अगर एसआर पास हो जाए तो आप विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज कहीं भी रख सकते हो, और या फिर आप ऐसी जगह पर मूव कर सकते हो इन रजिस्टर को जहां पर 1/10 ऑफ द मेंबर रिजाइड्स करते हैं। बट सेक्शन 94 में जैसे ही आए और रजिस्टर और एनुअल रिटर्न की बात की तो उन्होंने विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज वाला कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया। तो यहाँ लगे ये लॉ मेकर की ड्राफ्टिंग एरर है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पर है एसआर पास करके। तो अब सर हमें कैसे पता लगेगा? बड़ा सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। अगर तो क्वेश्चन में केवल रजिस्टर का पूछे तो 88 का कॉन्सेप्ट लिखाना, बट 90 एनुअल रिटर्न भी साथ पूछे तो फिर 94 का कॉन्सेप्ट लिख के आना, ठीक है ना।
बस यही टेक्निक है और कोई नहीं। अब लॉ मेकर ने अगर कलाकारी की है तो हम क्या करें, तो हम थोड़ी बहुत हम कलाकारी कर सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, अब सवाल उठा इन रजिस्टर को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है। इन रजिस्टर को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है, तो लॉ कहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो परमानेंटली प्रिजर्व होंगे। किसकी कस्टडी में, कितनी, किसकी कस्टडी में, द आंसर इज सीएस ऑफ द कंपनी की कस्टडी में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा उसकी कस्टडी में। ओके, फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर की बात करूं तो इन्हें किसकी कस्टडी में रखा जाता है। पहली बात तो सीएस या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज की कस्टडी में, मगर कितने टाइम तक रखा जाता है, 8 साल। कहां से 8 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिडम्पशन, 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिडम्पशन, रिडम्पशन से 8 साल तक। ठीक है, और आगे बढ़े। एनुअल रिटर्न की अगर मैं बात करूं, एनुअल रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इन्हें कब तक रखा जाएगा, जिस दिन आपने फाइल किया उसके 8 साल के अंदर। अब यहां फाइलिंग किसके पास होगी, ये इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, तो ऑब्वियसली होता यही है सीएस और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट लिखा नहीं हुआ लॉ में, तो आप भी मत लिख के आना, पूछेगा नहीं ऑब्वियसली वो इस बारे में। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर की अगर बात करूं तो ये भी परमानेंटली। फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर की बात करूं तो ये भी 8 साल, 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली, किसकी कस्टडी, सीएस या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन, किसकी कस्टडी, सीएस और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर दिस पर्पस। बात समझ आ गई, कह दो ना हाँ। क्या इन रजिस्टर्स का इंस्पेक्शन हो सकता है, द आंसर इज यस, इंस्पेक्शन हो सकता है, व्हाई नॉट। क्या कमाल कर दी तुमने, बताओ, इंस्पेक्शन हो सकता है, यस। क्या कोई फीस लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। क्या कोई व्यक्ति इसका एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है, 1-1.5 पेज लेके चला जाए, यस ले सकता है, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। क्या कोई इसकी कॉपीज भी मांग सकता है, यस कॉपीज भी मांग सकता है, अब पेमेंट देनी पड़ेगी। तुम तो मतलब हमने तुम्हें उंगली दी, तुम तो गले मिलने आ गए, ठीक है ना, तो फीस पे करनी पड़ेगी। किस किस को कॉपी अवेलेबल है, देखो जी, रजिस्टर ऑफ मेंबर की कॉपी मेंबर को, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर की कॉपी डिबेंचर होल्डर को, अदर सिक्योरिटी होल्डर की कॉपी अदर सिक्योरिटी होल्डर को। अच्छा, कोई डायरेक्टर है, ना वो मेंबर है, ना वो डायरेक्टर है, ना वो सिक्योरिटी होल्डर है, क्या उसको कॉपी मिलेगी, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडेड, एक सर्टेन पोर्शन ऐसा हो सकता है इन रजिस्टर्स का जो कि प्रेस्क्राइब हो, अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, जो कि मैं इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं कराऊंगा, जो कि मैं इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं कराऊंगा, एक सर्टेन पोर्शन ऐसा हो सकता है। ओके, पेनल्टी कितनी है कंपनी के ऊपर और उसके हर एक ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है, 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है जब तक डिफॉल्ट चलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को आदेश दे सकती है कि अगर वो कॉपी मांग रहा है तो कॉपी दो, अगर वो एक्सट्रैक्ट मांग रहा है तो उसको एक्सट्रैक्ट दो फटाफट, और इंस्पेक्शन करना चाहता है तो इंस्पेक्शन अवेलेबल कराओ।